हेलो एवरीवन, दिस इज आफ्ताब एंड वेलकम टू ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीएसएस के लेवल 2 की। तो लेवल 2 के अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है बॉक्स मॉडल। ये आपको एक बॉक्स मॉडल दिख रहा है, इसको ध्यान से समझियो। सबसे पहले हम इसके कंटेंट के बारे में बात करते हैं। ये जो हमारा इतना जो एरिया है वो है कंटेंट एरिया। कंटेंट में हमारा टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकती है, कोई वीडियो ऑडियो वगैरह सब कुछ हो सकता है। तो कंटेंट एरिया के बाहर हमारी होती है पैडिंग। कंटेंट एरिया के बाहर हमारी क्या होती है? पैडिंग। मतलब बॉर्डर के और कंटेंट के बीच का जो गैप है वो क्या होता है? हमारा पैडिंग। और बॉर्डर के बाहर का जो गैप होता है उसे बोलते हैं मार्जिन। तो इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं। मार्जिन क्या होती है, पैडिंग क्या होती है, बॉर्डर क्या होता है, कंटेंट क्या होता है। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं सबसे पहले तो हम। तो यहाँ पर हमें एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। फोल्डर का नाम यहाँ पर मैं रखूंगा CSS फोल्डर का नाम रखते हैं CSS लेवल 2। इस फोल्डर को ओपन विद कोड कर लेंगे। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे index.html। और इसके अंदर यहाँ पर हम लिख देते हैं CSS लेवल 2। और फिर हम यहाँ पर एक CSS की फाइल बनाएंगे style.css। और इस CSS की फाइल को यहाँ पर हम क्या करेंगे, HTML के अंदर लिंक कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं link:CSS। और ये हमारी CSS लिंक हो चुकी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक डिव क्रिएट करूंगा। ये मैंने एक डिव क्रिएट कर लिया है। तो ब्राउजर के अंदर देखते हैं कि ये डिव किस तरीके से हमें दिख रहा है। वैसे तो अभी कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि डिव में कुछ है ही नहीं। यहाँ पर ना हाइट है, ना कुछ विड्थ है, और ना ही कोई बैकग्राउंड कलर है, तो हमें डिव यहाँ पर नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, CSS वाली फाइल के अंदर जाके इस डिव को एक हाइट देता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि 400 px। और एक यहाँ पर मैं देता हूँ विड्थ 400 px। और यहाँ पर अब हम एक बैकग्राउंड कलर देंगे, जैसे कि मैंने दे दिया यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कोरल या क्रिम्सन दे दिया। तो ये डिव हमें कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बॉर्डर लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉर्डर स्टाइल। मैं यहाँ पर का बॉर्डर का स्टाइल जो होगा वो सॉलिड होना चाहिए। और फिर मैंने यहाँ पर का बॉर्डर की जो विड्थ है वो यहाँ पर क्या दो 10 px की। और फिर मैंने यहाँ पर कहा कि बॉर्डर का जो कलर होगा वो होगा यहाँ पर ब्लैक कलर का। तो 10 px सॉलिड ब्लैक हमारे पास एक बॉर्डर आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये आगे बॉर्डर हमारा। तो यहाँ पर ये यहाँ पे जो विड्थ है ना, इसको मैं कम ज्यादा भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने कहा 12। तो ये बॉर्डर की विड्थ है 12 हो जाएगी। और ये जो हमारा बॉर्डर का जो स्टाइल है ना सॉलिड, इसकी जगह पे मैं यहाँ पर डॉटेड भी लिख सकता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा बॉर्डर। और यहाँ पर मैं डॉटेड की जगह पे डैश भी लिख सकता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। दिख रहा है। और एक बॉर्डर होता है हमारा डबल। तो डबल बॉर्डर कुछ इस तरीके का होता है। और एक होता है हमारा वेव बॉर्डर। ये हमारा 3D टाइप बॉर्डर होता है। 3D वेव तो होता है, यहाँ पर वेव नहीं होता, यहाँ पर ग्रूव होता है, ग्रूव। ये है 3D बॉर्डर। समझ में आया कुछ? तो इस तरीके के हमारे पास और भी है, जैसे कि रिज हो गया, इनसेट हो गया, आउटसेट हो गया। ये सब क्या है, बॉर्डर के स्टाइल है। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं हिडन, तो यहाँ पर क्या होगा कि बॉर्डर ही हमारा गायब हो जाएगा। देखो बॉर्डर हिडन से क्या होता है, बॉर्डर गायब हो जाता है। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे जो कलर दिया ना ब्लैक, इसको मैं ब्लू भी कर सकता हूँ। तो कोई सा भी हम यहाँ पर कलर ऐड कर सकते हैं बॉर्डर के ऊपर। तो ये था हमारा बॉर्डर प्रॉपर्टी। अब इंडिविजुअल बॉर्डर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मान के चलो यहाँ पर मुझे ना सिर्फ टॉप पे ही बॉर्डर चाहिए, हमें सिर्फ टॉप पे ही बॉर्डर चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये तीनों प्रॉपर्टी ना लगा देंगे बॉर्डर टॉप पर। इस तरीके से बॉर्डर टॉप डैश विड्थ, बॉर्डर टॉप डैश स्टाइल, और बॉर्डर टॉप डैश कलर। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ बॉर्डर टॉप पे ही लगेगी। समझ गए बात? इसी तरीके से आपको अगर यहाँ पर राइट में लगाना है तो बॉर्डर राइट लिख दो, लेफ्ट में लगाना है तो लेफ्ट लिख दो। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ना इसकी शॉर्ट हैंड भी होती है। एक प्रॉपर्टी इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर हम लिखेंगे
बॉर्डर 10px सॉलिड ब्लैक, ये है इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ये हमें सबसे पहले विड्थ लिखनी होती है, उसके बाद बॉर्डर का हमें स्टाइल लिखना होता है और उसके बाद हमें बॉर्डर का कलर लिखना होता है। यहाँ पर कलर मैं येलो कर दूँ तो येलो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट होता है बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। बॉर्डर रेडियस का मतलब होता है ये जो इसके कॉर्नर है ना, ये इनको कम ज्यादा करना। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर दिया ब्लू तो ब्लू बॉर्डर कुछ इस तरीके का है। ये जिस बॉर्डर के चारों कोने हैं ना, ये कोने, तो इनको बोलते हैं बॉर्डर रेडियस। तो मैंने यहाँ पर कहा बॉर्डर रेडियस, हमने कहा 10px, तो बॉर्डर जो रेडियस है वो 10px की हो जाएगी कुछ इस तरीके से। थोड़े घूम गए है ना। इसी तरीके से मैं यहाँ पर कहूंगा 20px, तो ये 20px हो जाएगी। देखो इस तरीके से। और ये प्रॉपर्टी मैं इंडिविजुअली भी लगा सकता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 30px, तो जो बॉर्डर का टॉप लेफ्ट है मतलब ये वाला पोजीशन, तो यहाँ पर देखो टॉप के लेफ्ट में कितना आ गया 30px। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ यहाँ पर बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, हमने कहा यहाँ पर 50px, बॉर्डर का जो टॉप राइट कॉर्नर है उसकी ज्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको अगर देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बॉर्डर बॉटम का राइट, और अगर मुझे इसको देनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर बॉटम लेफ्ट। इस तरीके से हम बॉर्डर रेडियस को ऐड कर सकते हैं। अब इसकी भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है जो कि हमने लिखी ली। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस, तो ये इसकी क्या है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, ये चारों तरफ लगती है। समझ गए बात। लेकिन अगर मैं इसी के अंदर यहाँ पर 4 वैल्यू दे दूं, जैसे कि मैंने ये वैल्यू दे दी, तो देखो यहाँ पर 10px है टॉप के लेफ्ट में, फिर टॉप के राइट में है थोड़ी ज्यादा है, फिर टॉप बॉटम के राइट में उससे ज्यादा है, और फिर बॉटम के लेफ्ट में उससे ज्यादा है। तो ये ना प्रॉपर्टी क्लॉक वाइज चलती है। यहाँ पर जो मैंने पहली प्रॉपर्टी लिखी ये लगेगी टॉप के लेफ्ट में, और सेकंड प्रॉपर्टी रहेगी टॉप के राइट में, थर्ड प्रॉपर्टी टॉप बॉटम के राइट में, और फोर्थ प्रॉपर्टी बॉटम के लेफ्ट में। तो ये क्लॉक वाइज चलती है कुछ इस तरीके से, ये चलती है क्लॉक वाइज। और एक बात और है यहाँ पर, मान लो आपने यहाँ पर कह दिया बॉर्डर रेडियस 50%, 50% लिखने से हमारा एक सर्किल बन जाता है। 50% लिखने से क्या होता है, सर्किल बन जाता है। और ये सर्किल तभी बनेगा जब हमारी डिव की जो हाइट विड्थ है वो सेम होगी। मान लो मैं यहाँ पे हाइट को चेंज कर देता हूँ तो ये सर्किल नहीं बनेगा, मतलब एक ओवल टाइप बन रहा है। मान लो यहाँ पर आप विड्थ चेंज कर दे रहे हो तो भी सर्किल यहाँ पर नहीं बनेगा। तो सर्किल तभी बनेगा जब डिव की हाइट और विड्थ सेम होगी, तो ही हमारा सर्किल बन पाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्जिन प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पे चलो मान लो मैं बॉर्डर रेडियस तो हटा ही दे रहा हूँ, मार्जिन के बारे में बात करते हैं। मार्जिन होता है जो बॉर्डर है और ब्राउजर की जो लाइन है उसके बीच का गैप। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मार्जिन लेफ्ट, और मैं यहाँ पर कहूंगा 30px। तो लेफ्ट में ना मार्जिन आ जाएगी, देखो इसकी लेफ्ट में थोड़ा खिसक गई, तो लेफ्ट में इसकी मार्जिन आ गई। इसी तरीके से मैं यहाँ पर कहूंगा मार्जिन टॉप, मैंने यहाँ पर कहा 50px, तो यहाँ पर टॉप पे 50px की मार्जिन आ जाएगी। इसी तरीके से बॉटम, इसी तरीके से लेफ्ट। इसका भी शॉर्ट हैंड होता है। इसका शॉर्ट हैंड क्या है, यहाँ पर सिर्फ हमें मार्जिन लिखना, और इसका मतलब है सारी डायरेक्शन में लगेगी ये प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में लगेगी, टॉप में भी, लेफ्ट में भी, राइट में भी, और बॉटम में भी। और यहाँ पर अभी हम ये काम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। 4 वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दी। 4 वैल्यू देने का मतलब है पहली वैल्यू टॉप, दूसरी वैल्यू राइट, तीसरी वैल्यू बॉटम, चौथी वैल्यू लेफ्ट। तो ये इस तरीके से काम करेगी। अब मान के चलो आप ना सबसे लास्ट वाली चेंज कर रहे हो, सबसे लास्ट वाली वैल्यू ना लेफ्ट की होती है, तो यहाँ पर चेंज होगा लेफ्ट में। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना इसको, तो वो लेफ्ट से थोड़ा सा खिसक गया, मतलब लेफ्ट में मार्जिन आ गई। और अगर मैं पहली वैल्यू को चेंज करता हूँ तो टॉप में यहाँ पर ही चेंज होगा। तो ये क्लॉक वाइज चलते हैं, देखो टॉप में थोड़ा खिसक गया है, तो ये प्रॉपर्टी ना क्लॉक वाइज चलती है इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पैडिंग के बारे में। पैडिंग का मतलब होता है बॉर्डर की जो लाइन है और अंदर का जो कंटेंट है उसके बीच में गैप। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डिव के अंदर ना कुछ कंटेंट भी लिख दे रहा हूँ, जैसे कि लोरम इंटू 2। तो बॉर्डर के अंदर कुछ कंटेंट है, समझ गए बात। मार्जिन शायद हमने हटा दिया सर, हाँ मार्जिन हमने हटा दी। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा पैडिंग लेफ्ट
50 px। तो लेफ्ट में ना पैडिंग आ जाएगी। पैडिंग का मतलब होता है बॉर्डर और कंटेंट के बीच का गैप। देखो यहाँ पर लेफ्ट में थोड़ी सी पैडिंग आ चुकी है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर कहूंगा पैडिंग टॉप भी दे सकते हैं हम। मैंने कहा यहाँ पर मान लो 40 px, टॉप पे भी पैडिंग आ जाएगी इस तरीके से। इसी तरीके से मैं यहाँ पर कहूंगा पैडिंग दे दो राइट में, 20 तो राइट में भी पैडिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से हम पैडिंग को ऐड कर सकते हैं। और बाकी पैडिंग का भी शॉर्ट हैंड होता है। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, बस सिर्फ पैडिंग लिखना है और ये पैडिंग चारों तरफ हमारी लग जाएगी। देखो समझिए बात। तो इसी तरीके से पैडिंग का हिसाब होता है जैसे मार्जिन का है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्रिएट अ ड्यू विद हाइट एंड विड्थ ऑफ 100 px। मतलब एक हमें ड्यू बनाना है जिसकी हाइट और विड्थ हम 100 px सेट करेंगे। और फिर आगे क्या करना है, सेट इट्स बैकग्राउंड कलर टू ग्रीन एंड बॉर्डर रेडियस टू 50%। मतलब उस जो डिव है उसका बैकग्राउंड कलर हमें ग्रीन करना है और उसकी बॉर्डर रेडियस 50% करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको तो मैं कर देता हूँ कमेंट। इसको हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, कमेंट कर देता है। यहाँ पर मैं एक डिव बनाऊंगा, ये बना लिया हमने डिव। और इस डिव की हम क्या करते हैं, हाइट विड्थ हमें कितनी देनी है, 100 px। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा डिव है इसकी हाइट और विड्थ दे दो 100 px। ये लो ये होगी। आगे क्या करना है, आगे हमें क्या करना है, एक बैकग्राउंड कलर सेट करना है ग्रीन। तो बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे दे दिया ग्रीन। और बॉर्डर रेडियस हमें सेट करनी है 50%। तो बॉर्डर रेडियस 50% लिखने से क्या होता है, एक सर्किल बन जाएगा। देखो यहाँ पर एक सर्किल बन गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्रिएट द फॉलोइंग नैव बार। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या करना है, हमें एक इस तरीके की नेविगेशन बार बनानी है। ये क्या है, हमारी अमेजोन की नैव बार है। तो ये डिजाइन करनी है हमें इसके अंदर। तो चलिए इसको करते हैं। इसको यहाँ पर हम कमेंट कर देते हैं और इसको यहाँ पर मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये नैव बार बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक डिव लूंगा। या डिव छोड़ो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेडर टैग। और हेडर के अंदर हमें क्या करना है, हेडर के अंदर ये सब लिंक है हमारे amazon.in, अकाउंट, माई कार्ट और कॉन्टेक्ट। ये सब क्या है, लिंक होता है। तो लिंक बनता है ए टैग से। ए के अंदर मैंने यहाँ पर तारीफ में हैश लिख दिया। हैश का मतलब होता है डेड लिंक, अभी मतलब किसी चीज का लिंक नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा amazon.in। इसके बाद हम लिखेंगे अकाउंट, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं माई कार्ट कॉन्टेक्ट्स। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी नेविगेशन बार दिख रही है। आगे हमें क्या करना है, आगे हमें एक सर्च बार लिखनी है, मतलब बनानी है, और एक बटन बनाना है। तो यहाँ पे लिख देंगे इनपुट टाइप सर्च। इससे हमारी क्या होगी, एक सर्च बार बनकर आ जाएगी। और एक हम यहाँ पर बटन लिख देंगे सर्च का। तो ये इस तरीके से आ चुके हैं। और बॉक्स के अंदर ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सर्च amazon.in। तो बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ होता है वो प्लेस होल्डर आता है। प्लेस होल्डर में लिख दूंगा यहाँ पर सर्च amazon.in। तो देखो यहाँ पर ये नेविगेशन हमारी नेविगेशन बार बन चुकी है। बस अब हमें क्या करना है, इसके अंदर CSS को ऐड करना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक बैकग्राउंड कलर ब्लैक लेना है। मतलब जो हमारा हेडर है, जो हमारा हेडर टैग होता है, उस हेडर टैग के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे हेडर टैग के अंदर बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो हेडर टैग के अंदर बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा। ये देखो ये ब्लैक हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे लिंक है, यहाँ पर ये लिंक हमारे व्हाइट कलर में है। तो इन लिंक को व्हाइट कलर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जितने भी हमारे ए टैग है, हेडर टैग के अंदर
जितने भी ए टैग हैं सब पे हम क्या करेंगे, कलर वाइट कर देंगे। तो जितने भी हेडर टैग के अंदर लिंक होंगे सबका कलर वाइट हो जाएगा। और अंडरलाइन इनकी गायब कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो इससे क्या होगा, अंडरलाइन गायब हो जाएगी। देखो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ये जो amazon.in वाला हमारा लिंक है इसका कलर करना है येलो, सिर्फ इसका। तो सिर्फ इसका करना है तो हम क्या करेंगे, इस वाले के अंदर ही जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे स्टाइल इज इक्वल टू कलर कोलन येलो ग्रीन ले लो। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो यहाँ पर ये येलो येलो ले लो बस। येलो ले लो तो ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। और ये येलो और यहाँ पर भी देना है, जो ये हमारा बटन है ना सर्च का, तो यहाँ पर भी ये देना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे हेडर टैग के अंदर जो बटन टैग हमने बनाया था उसका बैकग्राउंड कलर दे दो ब्लू। तो ये इस तरीके से नेविगेशन हमारी ब्लू नहीं सॉरी येलो, तो ये इस तरीके से नजर आएगी। अब देखते हैं यहाँ पर और क्या काम करेंगे हम। अब यहाँ पर हम और क्या काम करेंगे, ये जो लिंक है ना हमारे सारे, सबसे पहले तो इनका फॉन्ट का साइज थोड़ा बढ़ाओ। तो हेडर टैग के अंदर जो ए टैग है सारे के सारे वहां पर फॉन्ट साइज बढ़ाओ। मैंने कहा यहाँ पर 18px, तो फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पर। और बाकी हम क्या करेंगे अब यहाँ पर, बाकी हमारा काम ये रहेगा कि जो हमारा amazon.in है उसके देखो राइट में थोड़ा सा गैप है, फिर अकाउंट के बाद थोड़ा सा गैप है राइट में, फिर माई कार्ड के बाद राइट में थोड़ा गैप है, और फिर कॉन्टेक्ट के बाद राइट में थोड़ा सा गैप है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे जो ए टैग है ना, ए टैग में लिख देते हैं मार्जिन राइट, और मैंने कहा 23px। तो देखो यहाँ पर सबके बीच में 23px का गैप आ चुका है, और ये काफी गैप कम है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा देखो यहाँ पर अब थोड़ा ज्यादा गैप आ गया, थोड़ा सा और कर लो। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 150, तो इस तरीके का गैप आ जाएगा। ये ज्यादा हो गया, 120 कर लो, ये ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे देखो ये जो हमारा नेविगेशन बार है इसके ऊपर नीचे भी गैप है, और यहाँ पर गैप है नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल से पक्का आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हेडर टैग के अंदर हम लिखेंगे पैडिंग। तो ये तो होगी हमारी टॉप बॉटम, ये होगी लेफ्ट राइट, ये हो गया टॉप बॉटम, ये हो गया लेफ्ट राइट। तो देखो यहाँ पर गैप आ चुका है हमारी। तो नेविगेशन बार हमने यहाँ पर बना लिया है। बाकी जो आपको इसमें और कुछ करना हो तो वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 4 के बारे में। प्रैक्टिस सेट 4 के अंदर क्या कह रहा है, क्रिएट अ वेब पेज लेआउट विद अ हेडर, ए फुटर एंड कंटेंट एरिया कंटेनिंग 3 divs। मतलब हमें वेब पेज एक इस तरीके का बनाना है जिसके अंदर एक हेडर होना चाहिए, एक फुटर होना चाहिए, एक कंटेंट एरिया होना चाहिए, जिसके अंदर 3 div होंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं इनको कमेंट कर दे रहा हूँ, उसके बाद इसको कमेंट कर दो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डिव क्रिएट करेंगे, और उस डिव की क्या करनी है, उस डिव नहीं क्रिएट करना है, एक हमें क्रिएट करना है यहाँ पर हेडर। हेडर के अंदर मेन, और मेन के अंदर या मेन से बाहर, मेन से बाहर क्या होगा, अट्टा ही होगा मान लो। मेन के बारे में यहाँ पर क्या करें, ये हमने क्या कर दिया, हेडर तो हमारा ये गलत हो गया। यहाँ पर हम एक हेडर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर एक मेन लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर एक फुटर लेंगे, और हेडर टैग मेन टैग के अंदर हम क्या करेंगे, मेन टैग के अंदर हम 3 div लेंगे, जो कि क्वेश्चन के अंदर कह रहा है। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, क्रिएट अ वेब पेज लेआउट विद हेडर, ए फुटर एंड कंटेंट एरिया कंटेनिंग 3 div। एक हमारा हेडर टैग हो गया, एक हमारा मेन टैग हो गया। मेन टैग के अंदर हमने 3 div ले लिए यहाँ पर। उसके बाद हमें क्या करना है, सेट हाइट एंड विड्थ divs टू 100px। मतलब ये जो तीनों div हैं, इन तीनों div की हमें हाइट और विड्थ देनी है 100px। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इनको यहाँ पर तीनों को एक क्लास दे दूंगा, क्लास इज इक्वल टू, जैसे कि मैं देता हूँ abc। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे डॉट abc के अंदर हाइट एंड विड्थ 100px।
तो यहाँ पर देखो 3 हमारे ड्यू आ चुके हैं अभी, लेकिन हमें यूआई पर नहीं दिख रहे। तो उनको देखने के लिए क्या करेंगे, हम तीनों को अलग अलग कलर दे देंगे। तीनों को अलग अलग कलर देने के लिए यही हम सीधा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, जैसे कि मैं देता हूँ उसका रेड, दूसरे वाले को देते हैं ग्रीन, तीसरे वाले को देते हैं ब्लू। और ये यहाँ पर नीचे गलत हो रहा है, देखो इसको कह दो मेन टैग, इसको यहाँ पर कह देते हैं फुटर टैग। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया हमारे पास। अब आगे क्वेश्चन क्या क्या करना है, एड बॉर्डर टू ऑल द डिव। एड बॉर्डर टू ऑल द डिव मतलब सारे डिव को हमें एक बॉर्डर देना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बॉर्डर, हमने कहा 5px सॉलिड ब्लैक। तो ये 5 पिक्सल का बॉर्डर आ जाएगा, देखो इन सब के ऊपर। तो फिर आगे इसने क्या कहा कि ऐड द प्रीवियस नेवर इन द हेडर। एक हमें नेव बार भी यहाँ पर ऐड करनी है जो हमने पहले बनाई थी। तो ये जो हमने कमेंट लगा रखे है, इस कमेंट को एक बार हटाओ, और ये जो पूरा हेडर था ना हमारा, ये हेडर इस वाले हेडर के अंदर यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और इसको नाम दे देंगे, जैसे कि मैं नाम देता हूँ यहाँ पर एक सेक्शन, क्योंकि हेडर के अंदर हेडर थोड़ा अच्छे से नहीं लगेगा। तो इसको सेक्शन बना लो यहाँ पर। अब ये इस तरीके से दिखिए, और इसकी जो स्पेलिंग थी ना यहाँ पर, ये इसकी जो स्टाइलिंग थी, इनकी सारी की सारी कमेंट हम यहाँ पर हटा देंगे। और ये स्टाइलिंग कहाँ से थी शुरू, ये स्टाइलिंग शायद यहाँ से थी। हेडर को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हेडर को बना देंगे सेक्शन। सेक्शन ये देखो आ चुकी इस तरीके से। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 4। एक क्वेश्चन नंबर 4 भी रह गया इसमें, गिव द कंटेंट एरिया ऑन एप्रोप्रिएट हाइट। मतलब मान लो यहाँ पर जो हमने फुटर बनाया ना, ये फुटर, ये जो हमने फुटर बनाया लास्ट में, इसके अंदर अभी हमने कुछ लिखा नहीं ना, तो हम यहाँ पर एक फुटर के अंदर लिख देते हैं। जैसे कि मैं फुटर के अंदर एक पैराग्राफ डाल दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉपी राइट बाय ग्रेट प्रोग्रामिंग। और यहाँ पर मैं एक काम और कर देता हूँ, कॉपीराइट के बाद ना लिखूंगा एंड कॉपी सेमीकोलन। ये एक HTML की एंटिटी होती है जो कि क्या करती है, एक कॉपीराइट का सिंबल यहाँ पर हमें प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा एक कंटेंट एरिया है ना, मेन टैग, जो हमारा कंटेंट एरिया है मेन टैग, इसके अंदर अभी मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ और मैंने दे दिया मान लो रेड। तो ये हमारा मेन टैग थोड़ा इस तरीके का है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसकी थोड़ी सी अप्रोप्रिएट हाइट सेट करनी है। अप्रोप्रिएट हाइट का मतलब है कि जितनी, जिससे कि फुटर हमारा बिल्कुल नीचे आ जाए। और वैसे तो फुटर नीचे ही है, काफी हद तक सही लग रही है, तो इसके अंदर हमें हाइट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, मेन टैग को हटा के यहाँ पर फुटर के अंदर लिख देंगे थोड़ी सी स्टाइलिंग। जैसे कि फुटर टैग के अंदर मैं कहूंगा कि इसको बैकग्राउंड कलर दे दो ब्लैक और टेक्स्ट का कलर दे दो उसको व्हाइट। तो फुटर टैग कुछ इस तरीके से नजर आएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पैडिंग भी ऐड कर देंगे, जैसे कि 25px की पैडिंग ऐड हो जाएगी सब पे। और ये काफ़ी ज़्यादा पैडिंग है, यहाँ पर कह दो 6px की, तो ये काफ़ी सही पैडिंग है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये प्रैक्टिस सेट 4 था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटलाइन के बारे में, आउटलाइन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर इनको कमेंट कर दो क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेट सारे सोल्व कर लिए हैं। इनको भी मैं यहाँ पर कमेंट कर दे रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिव क्रिएट करूंगा और उस डिव की हम यहाँ पर थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देंगे। जैसे कि डिव की मैं कह दूंगा हाइट 400px और विड्थ 400px, और एक यहाँ पर मैं कहूँगा बैकग्राउंड कलर रेड। तो ये एक डिव बनकर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब डिव के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बॉर्डर की। बॉर्डर में ऐसे लिखता हूँ, बॉर्डर 10px सॉलिड ब्लैक, इस तरीके का बॉर्डर हम लगा सकते हैं। ये देखो यहाँ पर, अब ये जो बॉर्डर है ना, ये आउटलाइन से भी लग सकता है, ये बॉर्डर ना आउटलाइन से लग सकता है। अब यहाँ पर मैं एक मार्जिन भी दे रहा हूँ, मार्जिन जैसे कि 440px। तो इस तरीके की मार्जिन यहाँ पर आ चुकी है। अब ये जो हमने यहाँ पर बॉर्डर लगाया है और यही हमने आउटलाइन लगाई, तो फर्क क्या है ना, फर्क इसमें ये है कि आउटलाइन ऑफसेट नाम की प्रॉपर्टी होती है, जितना भी ऑफसेट हम देंगे उतना ही हमारा
ये जो आउटलाइन है ना दूर पहुंच जाएगी डिव से। देखो यहाँ पर जितने भी हमने ऑफसेट की वैल्यू बढ़ाएंगे उतना ही ये दूर होते चला जाएगा। देखो यहाँ पर समझ रहे बात। और अगर मैं यहाँ पर माइनस की वैल्यू दे दूं तो ये अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी आउटलाइन प्रॉपर्टी काम करती है। नेक्स्ट है हमारी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। अब मान के चलो यहाँ पर आपने आउटलाइन तो हटा रखी है, इस डिव के अंदर आपने कुछ लोरम लिख दिया और वो हमारा अभी तो यहाँ पर इसके अंदर फिट बैठ रहा है। देखो अभी भी स्पेस बचा हुआ है डिव के अंदर। मान लो तुमने लिख दिया लोरम इंटू 3, तो यहाँ पर देखना कि बहुत सारा हमारे पास कंटेंट आ चुका है। ये भी कम है क्या शायद, लोरम इंटू 10 कर लो, ये सही है। अब देखो हो क्या रहा है, हमारा जो डिव है और उस डिव के बाहर भी हमारा कंटेंट पहुंच गया। तो डिव की जो विड्थ हाइट है ना, डिव की जो हाइट है वो हमने कितनी दे रखी है 400 px। तो इससे ज्यादा ये यहाँ पर ले ही नहीं पाने का। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे ओवरफ्लो हिडन। तो ये नीचे का ना गायब कर देगा। देखो ओवरफ्लो हिडन का मतलब है नीचे का कंटेंट गायब करना। तो गायब से यहाँ पे लगा दो स्क्रॉल, तो देखो यहाँ पर स्क्रॉलिंग आ जाएगी, नीचे का हमें सारा दिखेगा। ओवरफ्लो हिडन में तो गायब हो रहा था, ओवरफ्लो स्क्रॉल में क्या होगा कि यहाँ पे स्क्रॉलिंग आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलिंग है ही नहीं, वर्टिकली स्क्रॉलिंग है, तो इसलिए इसका स्टाइल बन के आ रहा। लेकिन हॉरिजॉन्टली तो यहाँ पर स्क्रॉलिंग है ही नहीं ना, तो फिर इसका निशान बन के क्यों आ रहा। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे ऑटो, फिर हम यहाँ लिखेंगे ऑटो। तो ये इस तरीके से गायब हो जाएगी, जहाँ स्क्रॉलिंग होगी फिर हमें वही दिखेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी फ्लोट प्रॉपर्टी। फ्लोट प्रॉपर्टी, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं फ्लोट लेफ्ट, तो मतलब हमारा डिव जो है वो लेफ्ट में ही है। देखो यहाँ पर ये लेफ्ट में ही है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं फ्लोट राइट, तो ये हमारा जो डिव है वो राइट में पहुंच जाएगा। देखो यहाँ पर, तो ये फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज होता है लेफ्ट में करने के लिए, राइट में करने के लिए। नेक्स्ट होता है कर्सर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या होता है कर्सर प्रॉपर्टी। कर्सर प्रॉपर्टी को समझो क्या है। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस डिव को कर देते हैं कमेंट आउट। इस डिव को मैंने यहाँ पर कर दिया कमेंट, और इस डिव की यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको भी मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक बटन, और बटन के अंदर लिख दिया मैंने क्लिक मी, तो एक बटन यहाँ पर बनकर आ जाएगा। और देखो यहाँ पर जो ये हमारा माउस है ना, ये माउस को जैसे मैं बटन के ऊपर लेके जाऊं, माउस को मैं जैसे ही बटन पर होवर करूं तो बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए मान लो। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बटन कोलन होवर बैकग्राउंड कलर रेड। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही मैं बटन पर होवर करूंगा तो बैकग्राउंड में कलर रेड हो जाएगा। देखो यहाँ पर, लेकिन हमारा जो माउस है ना वो चेंज नहीं हो रहा, माउस नहीं चेंज हो रहा, हमारा माउस वैसा का वैसा ही है। अगर मैं यहाँ पर कर्सर लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कर्सर पॉइंटर, तो हाथ बनकर आ जाएगा। जैसे मैं माउस को लेके जाऊंगा तो हाथ बनकर आएगा। देखो यहाँ पर, जैसे मैं माउस को लेके जा रहा हूँ तो हाथ बनकर आ रहा है माउस हमारा। कर्सर पॉइंटर की जगह पे हम लिख सकते हैं कर्सर वेट। तो ये ना लोडिंग में काम आता है। देखो वेट लिखने से लोडिंग में काम आएगा। इसी तरीके से एक होता है हमारा, नो ड्रॉप। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कर्सर नो ड्रॉप। तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा हमें। देखो यहाँ पर नो ड्रॉप का जैसे डेंजर में आता है ना, तो नो ड्रॉप का मतलब इस तरीके से होता है। एक और है जैसे कि प्रोग्रेस में क्या होता है कि यहाँ पर देखो ये मक्खी भी आ रही है कर्सर, और उसके साथ में लोडिंग का वो भी चल रहा है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी प्रॉपर्टी। तो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी उसको समझो यहाँ पर, ये जो हमने ड्यू बनाया था इसके बेस पे हम यहाँ पर समझ लेंगे, इसके बेस पर ही हम यहाँ पर समझ लेंगे। फालतू की जो इसने स्टाइलिंग लगा रखी है यहाँ पर हमने, वो अभी के लिए मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। जैसे कि मैं फ्लोट लेफ्ट हटा दूंगा और फ्लो आउटलाइन हटा दूंगा।
तो div हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पर दिखने का div, लेकिन div हमें यहाँ पर दिख क्यों नहीं रहा भाई। अच्छा div हमने यहाँ पर हटा दिया, तो यहाँ पर लिखो div, तो ये आ जाएगा आपको। div के बाद मैं यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ, तो div के नीचे आएगा बटन, देखो यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं div के अंदर डिस्प्ले नन, तो ये गायब हो जाएगा एलिमेंट। देखो डिस्प्ले नन में क्या होता है, एलिमेंट ही हमारा पूरा गायब हो जाता है। एक प्रॉपर्टी होती है विजिबिलिटी हिडन। अगर मैं विजिबिलिटी हिडन करूं तो इससे क्या होगा, इससे देखो यहाँ पर एलिमेंट गायब हो जाएगा, लेकिन उसका इतना स्पेस बचा हुआ है। यहाँ पर देखो लास्ट में हमारा लेफ्ट कॉर्नर में बटन दिख रहा है। अब जितना एरिया हमारे इमेज ने ले रखा है, उसने बैकग्राउंड कलर ने ले रखा था वो div ने, वो हमारा जू का तू है। जितना स्पेस उसने ले रखा था वो हमारा जू का तू है। बस हुआ क्या है कि हमारा एलिमेंट गायब हुआ सिर्फ। विजिबिलिटी हिडन से क्या होता है, एलिमेंट गायब होता है। लेकिन अगर मैं डिस्प्ले नन लगाता हूँ तो सब कुछ खत्म हो जाता है। देखो यहाँ पर बटन हमारा ऊपर पहुंच गया, उससे क्या हुआ, पूरा का पूरा एलिमेंट भी खत्म हो गया, पूरा का पूरा एलिमेंट भी खत्म हो गया। जिसमें यहाँ पर हमने स्टाइल रखी है वो भी सब कुछ गायब हो जाएगी। तो विजिबिलिटी हिडन में क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पर एलिमेंट है वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसका स्पेस बचा हुआ होता है, और डिस्प्ले में सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। अब अगली प्रॉपर्टी है यहाँ पर बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी। बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर मैं एक div बनाता हूँ। मैंने यहाँ पर div बना लिया, और इस पर हम लिखेंगे यहाँ पर बॉक्स शैडो। हमने कहा 5px 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 ब्लैक, तो एक इस तरीके की बॉक्स शैडो यहाँ पर आ जाएगी। देखो यहाँ पर, तो ये वैल्यू होती है हॉरिजॉन्टल ऑफसेट। अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो हॉरिजॉन्टली खिसकेगी है, देखो यहाँ पर। और अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो वर्टिकली खिसकेगी है, देखो यहाँ पर। समझ रहे बात। और अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो हमारा ब्लर बढ़ता चला जाएगा, ये होता है ब्लर, और ये होता है हमारा कलर। तो इस तरीके से बॉक्स शैडो काम करती है जी, समझ गए। नेक्स्ट है टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। टेक्स्ट पे काम करेगी, तो यहाँ पर इनको कर देता है कमेंट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एक पैराग्राफ लॉरम। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन अंडरलाइन। तो देखो यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी टेक्स्ट के नीचे। इस लाइन का मुझे कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। हमने कहा यहाँ पर रेड, तो रेड कलर की हमारी लाइन आ जाएगी, देखो यहाँ पर। और यहाँ पर मैं अगर लिख दूं अंडरलाइन की जगह पर अगर मैं लिख दूं ओवरलाइन, तो ये लाइन ना ऊपर आ जाएगी, देखो आगे ऊपर। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं लाइन थ्रू, तो ये काटती हुई चलेगी, देखो यहाँ पर इस तरीके से। रेड की जगह पर मैं ब्लैक लिख सकता हूँ, तो ये इस तरीके की शेड हो जाएगी। अब अगली चीज है टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। टेक्स्ट की जो डेकोरेशन है मतलब लाइन उसके स्टाइल होते हैं। जैसे कि पहला स्टाइल हमने क्या लिखा, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल में हमने लिख दिया यहाँ पर सॉलिड। तो ये सॉलिड में तो कोई चेंज होगा नहीं, बिल्कुल सिंपल ऐसी आएगी। यहाँ पर हम इसको भी अभी कमेंट कर देते हैं, तो कोई इस तरीके की दिखेगी यहाँ पर ये। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, और यहाँ पर लिखा मैं अंडरलाइन, तो अंडरलाइन आ जाएगी। सॉलिड की जगह पे मैं डॉटेड भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो डॉटेड वाला बात अंडरलाइन आ जाएगी, डॉटेड वाली। डॉटेड की स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, अब सही आएगी। देखो डॉटेड आ गई। एक और होता है डैश्ड बॉर्डर। डैश्ड बॉर्डर, तो ये क्या होगा, डैश में प्रिंट करेगा इस तरीके से। डैश्ड, डैश की स्पेलिंग गलत हो रही, डैश ये है, तो डैश मांगी प्रॉपर्टी। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ वेवी, तो ये जिगजैग वाली हमारी आ जाएगी इस तरीके से। ये थी हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने CSS का लेवल 2 कंप्लीट कर लिया है। ओके, क्लियर है। थैंक यू सो मच।